हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं CHE01 ब्लॉक 1। हमने इसका कंप्लीट कर दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक 2, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर 2। ये जो ब्लॉक 1 था उसमें टोटल 5 चैप्टर्स थे। जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम चैप्टर मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज। जैसा नाम है तो इसका मतलब क्या है, हम मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या मैग्नेटिज्म है, उनका डायपोल मूवमेंट कैसा है, परमिटिविटी कैसी है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है छोटी सी डेफिनेशंस, पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। आपने छोटी क्लासेस में भी इसकी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी कि पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। इट अकर्स व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। जो एटम्स बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, अगर उन एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? उनमें से एक जो एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम से ज्यादा होगी, उसका डिफरेंस होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, इथेनॉल, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर में अगर हाइड्रोजन, दो एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम है ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत डिफरेंस है और नेगेटिविटी ज्यादा ऑक्सीजन की है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ऐसे ही इथेनॉल का केस है। इथेनॉल में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है OH, उसमें भी सेम वही केस होगा। या अमोनिया का बात करें तो अमोनिया इज अ बेस, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दोनों का डिफरेंस होगा। ऐसे ही सल्फर और ऑक्सीजन का डिफरेंस होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से हुए? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर्ड होते हैं, इक्वल बिटवीन द एटम्स। मतलब कि जो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में इक्वली शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ से जा रहा है तो दूसरी तरफ वो एक्सेप्ट कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो वो आयनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, उसमें आयनिक बॉन्डिंग होती है। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में सिर्फ शेयरिंग होती है। तो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की बात कर लें, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। अभी ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन उसे दे दे, किसी दूसरे को दे दे, तो इसे स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, जिससे इसकी भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो रही है, दूसरे के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो रही है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन का केस क्या है, उसमें क्या होते हैं P2P3 ऑर्बिटल्स। तो 3 ऑर्बिटल्स क्या हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 करने के लिए क्या करेगा, वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए नाइट्रोजन के बीच, जैसे मैं आपको दिखाऊं, नाइट्रोजन में 1 2 3 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे नाइट्रोजन में भी ऐसा ही है। ये आपस में अगर बॉन्ड बना देंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। तो ऐसा इसीलिए नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। बाकी केसेस में सेम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन हो गया, इथेन हो गया। हाउ टू ऑब्जर्व नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स? आप कैसे पता करोगे? वही चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑलमोस्ट सेम होगी। पोलर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस होता है। अब जैसे कि हाइड्रोजन का हमने केस करा था, उसमें तो दोनों ही हाइड्रोजन एटम है तो उनमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। सिमिलरली कार्बन और क्लोरीन, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें, सल्फर और ऑक्सीजन की बात करें, तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिसकी वजह से उन्हें पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? अब अगर पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट कर दें, उन दोनों के सभी पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के ग्रुप को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि ऐसे मटेरियल्स जिनमें पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, मतलब ऐसे मटेरियल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है, तो ये होते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? अब ये कांस्टेंट है और ये एक रेशियो है। किस चीज का रेशियो है? द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन वैक्यूम टू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, या फिर इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक टू द कैपेसिटेंस। डाइलेक्ट्रिक की जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है डिवाइडेड बाय इट्स कैपेसिटेंस इज नोन एज dielectric constant, which is denoted as epsilon. Epsilon r is given by c by c naught. और इसकी अगर यूनिट की बात करें, दोनों की यूनिट सेम है, दोनों ही कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस और दोनों की यूनिट सेम है, तो इसका मतलब इसकी कोई डिमेंशन नहीं है, कोई यूनिट नहीं है। इट इज रेशियो और इट इज यूनिटलेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें एयर की, तो इट इज नियरली यूनिटी, तो ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फॉर एयर। नेक्स्ट इज डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? केमिकल बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय टू एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? दो चार्जेस होंगे, अपोजिट चार्जेस। अगर एक पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, क्यू के साथ डिनोट करते हैं, तो एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, दो अपोजिट चार्जेस अगर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पड़े हों, तो उन ऐसे में वो क्या बन जाता है? डाइपोल बन जाता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? सपोज अभी जो दो एटम है, सपोज कीजिए दो एटम्स है, एक पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, वो दोनों ही एक डिस्टेंस, सपोज कीजिए वो डिस्टेंस आर है, डिस्टेंस आर पर पड़े हैं, तो इसका मतलब वो क्या बन गया? ये बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसे डिनोट करने के लिए, अभी इसके लिए ये तो बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल मूवमेंट जो इसकी होगी, इसका यूनिट जो होगा, इसका मेजरमेंट होगा, वो होगा डाइपोल मूवमेंट, जिसे हम डिनोट करेंगे म्यू के साथ। म्यू के साथ इसे डिनोट करते हैं। तो ये डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? एक्चुअल में डाइपोल मूवमेंट क्या है? अब क्योंकि हम बात कर रहे थे डाइपोल की, डाइपोल में क्या क्या था? एक तो चार्ज था, एक तो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस था। तो जो चार्ज और डिस्टेंस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का प्रोडक्ट ले लें, तो वो हमें क्या मिल जाएगा? डाइपोल मूवमेंट मिल जाएगा। इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू आर, चार्ज इंटू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो Q जो होता है वो चार्ज है, तो इसका यूनिट क्या होता है? कूलम। और डिस्टेंस जो उसमें होता है SI यूनिट, उसके लिए डिस्टेंस के लिए होती है मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी? डाइपोल मूवमेंट की SI यूनिट होगी कूलम मीटर। नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होगा? जब कोई पोलर मॉलिक्यूल है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा, तो क्या होगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द मॉलिक्यूल इज डिस्टर्ब्ड। अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो उसकी थी, डिवाइड हुए पड़े थे, अब उसमें आ गई डिस्टर्बेंस। क्यों? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं कि हमने क्या किया? पोलराइजेशन किया। मतलब जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अगर उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो चार्ज डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो उसे बोलेंगे पोलराइजेशन। मोलर पोलराइजेशन क्या होगा? मोल की पोलराइजेशन, मतलब कि किसी सब्सटेंस का 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, तो उसकी पोलराइजेशन को बोलेंगे पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे? मोलर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऑफ अ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अब इसकी टाइप्स होती हैं। एक फर्स्ट टाइप की अगर बात करें वो है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। अब ये क्या होती है? इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्मल मोशंस द मॉलिक्यूलर डाइपोल आर जनरली रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्या है? ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, तो कैसे वो सिचुएटेड है? अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है, तो क्या होगा? जो मॉलिक्यूलर डाइपोल्स होंगे वो रैंडमली डायरेक्शनलेस होंगे, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, वो अपने आप में वो मूव कर रहे हैं, क्योंकि उसमें थर्मल मोशन है, टेम्परेचर की वजह से उसमें थर्मल मोशंस है। अब थर्मल मोशंस है तो इसका मतलब वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जो मॉलिक्यूलर डाइपोल्स होंगे वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ओरिएंट हो जाएंगे। मतलब उनकी डायरेक्शन जो होगी वो डिपेंड करेगी वो अप्लाई किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अब क्या था पहले? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था कि उनकी वो रैंडम थे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उनकी डायरेक्शन हो गई अलोंग द फील्ड डायरेक्शन। ऐसे
ऐसी पोलराइजेशन को बोलते हैं। अभी पोलराइजेशन की क्यों की, क्या किया कि जो पहले से डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी पोलर मॉलिक्यूल्स में, तो क्या था उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट की। कैसे करी? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके जो डिस्टरबेंस क्रिएट करी उसकी वजह से उनकी ओरिएंटेशन चेंज हुई। अब ऐसी पोलराइजेशन को बोलते हैं ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, क्योंकि पोलराइजेशन ऐसे करी है ताकि उनमें ओरिएंटेशन का चेंज आए। For 1 mole of a substance, orientation polarization is denoted by PO. तो कैसे? PO is given by the formula Na mu square upon n epsilon naught KT. अब इसमें ये सारी टर्म्स क्या हैं? You know well, Na is an Avogadro number, mu आपने अभी पढ़ा वो होता है डाइपोल मोमेंट जिसका स्क्वायर किया हुआ है, 9 एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी वैक्यूम के केस में, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, T क्या हो गया? टेम्परेचर। नेक्स्ट टाइप इज डिस्टॉर्शन पोलराइजेशन। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है? डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, मतलब कि उनकी ज्योमेट्री को डिस्टर्ब करना। अब कैसे? दिस इज ड्यू टू द डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड इन अ मॉलिक्यूल कॉज्ड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो मॉलिक्यूल के अंदर चार्जेस थे, अब उनमें डिस्टॉर्शन आ गई है। ऐसी पोलराइजेशन को बोलेंगे डिस्टॉर्शन पोलराइजेशन। अब जो आपने ऊपर पोलराइजेशन देखी उसमें टेम्परेचर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन है क्योंकि थर्मल मोशन की वजह से थी, इट मीन्स इट इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। चाहे वो इनवर्सली डिपेंड है लेकिन वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे, बट डिस्टॉर्शन पोलराइजेशन डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर पे। सो दिस पोलराइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब इसके लिए फॉर्मूला फॉर 1 मोल इज डिनोटेड बाय PD। क्या होता है? PD। P का मतलब पोलराइजेशन, D का मतलब डिस्टॉर्शन, इज गिवन बाय Na अल्फा E अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट इज वाइब्रेशनल पोलराइजेशन। वाइब्रेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? इट इज कॉज्ड बाय डीफॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूल बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही अप्लाई करना है, जिसकी वजह से होगा क्या? न्यूक्लियर स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूल वो क्या होगा? उसकी फॉर्मेशन में चेंजेस आएंगे, वाइब्रेशनल मोशन में चेंजेस आएंगे। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन वाइब्रेशन पोलराइजेबिलिटी विच इज डिनोटेड बाय अल्फा V। जैसे कि यहाँ पे था अल्फा E इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे क्या है? अल्फा V वाइब्रेशनल मोशन विच इज डिनोटेड बाय PV polarization P, V is vibrational, is given by Na Avogadro number alpha V vibration polarizability divided by 3 epsilon naught which is permittivity value। तो ये तो होगी 3 डेफिनेशंस, सॉरी टाइप्स। तो आगे हम अगर क्वेश्चन अराइज ये होता है कि डाइपोल मूवमेंट को कैलकुलेट कैसे करें। अब कैलकुलेट करने के लिए डिपेंड करता है हम किस चीज का डाइपोल मूवमेंट काउंट कर रहे हैं। क्या हम गैसेस और वेपर्स का कर रहे हैं, या फिर सॉलिड्स का कर रहे हैं, या फिर लिक्विड्स का कर रहे हैं, किस मैटर की किस टाइप का कर रहे हैं। अगर हम गैसेस या फिर वेपर्स की डाइपोल मूवमेंट काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, हमें जो जिसे लिखते हैं एप्सिलॉन R से, तो ये वैल्यू हमें काउंट करनी पड़ेगी। कैसे काउंट करनी पड़ेगी? डिफरेंट टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो नोट कीजिए, फिर टेम्परेचर चेंज कीजिए, फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काउंट कीजिए कि कितना आया है। ऐसे आप डिफरेंट टेम्परेचर पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R की वैल्यू नोट करेंगे, मेजर करेंगे। उसके बाद at each temperature total molar polarization is calculated as क्या है? PM given by epsilon R minus 1 upon epsilon R plus 2 into M upon rho। अब M क्या है? उसका मोलिकुलर मास, और रो क्या है? डेंसिटी। अब इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में आएगा। डाइपोल मूवमेंट आ जाता है, मोलर पोलराइजेशन आ जाता है, तो इसका फॉर्मूला याद रखें। इसके बाद अब ये तो आपने अगला स्टेप कर लिया, मोलर पोलराइजेशन भी कैलकुलेट कर ली, और उसके बाद अब आपने क्या करा था? डिफरेंट टेम्परेचर पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू काउंट करी थी। क्यों करी थी? ताकि आप मोलर पोलराइजेशन फाइंड कर सकें। अब क्या करोगे? आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, किस किस के बीच में? टेम्परेचर एंड मोलर पोलराइजेशन के बीच में।
1/T एंड PM इसके बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्यों? अब आप बोलोगे जो मोलर पोलराइजेशन होती है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से, तो ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है हम क्या करें 1/T ले रहे हैं। क्या करेंगे, जो टेम्परेचर होगा उसका इनवर्स लेंगे 1 पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर है 280 केल्विन तो हम 1/280 करेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू काउंट करके फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, उसकी आएगी स्लोप। स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला है, क्या वैल्यू आती है स्लोप की, NA म्यू स्क्वायर अपॉन N एप्सिलॉन नॉट K। अब इसमें डाइपोल मोमेंट अगर फाइंड करना चाहेंगे तो डाइपोल मोमेंट करें, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाएं और हम क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे। अब ये तो केस है अगर गैसेस हो या फिर वेपर्स हो, लेकिन अगर सॉलिड्स हो या फिर लिक्विड हो तो उस केस में क्या करेंगे। इन दिस केस इनडायरेक्ट मेथड इज यूज्ड। कौन सा मेथड यूज करेंगे, इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन। कौन सी अजम्पशन लेंगे, दैट अ डाइल्यूट सोल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू अ गैस। जो डाइल्यूट सोल्यूशन है वो इक्विवेलेंट है टू द गैस। क्यों, एज फ्रीडम ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल इज कंसर्न्ड। द सब्सटेंस इज टू बी डिजोल्व इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। जो भी सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है, उसे ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में उसे पहले डिजोल्व करें। फिर उसके बाद अगर वो डिजोल्व कर रहे हैं, जिस सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हैं उस सॉल्वेंट का पहले से ही आपको मोलर पोलराइजेशन की वैल्यू PM की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जैसे ऊपर बताया गया। आपने जैसे ही डिफरेंट टेम्परेचर पे जो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करते हो वही करेंगे, एप्सिलॉन R की वैल्यू वैसे ही फाइंड करोगे। दिस स्टेप इज रिपीटेड फॉर फ्यू टेम्परेचर। जैसे वहां पे डिफरेंट टेम्परेचर था पिछले केस में, वैसे ही यहाँ पे करोगे। फिर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ग्राफ प्लॉट करने के बाद डाइपोल मोमेंट की वैल्यू वैसे ही पता करोगे। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या था, डिफरेंस इसमें ये था कि वहां इस केस में सॉलिड्स के केस में अब गैस तो नहीं है, अब इसे क्या करना पड़ेगा, इसका डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना पड़ा। एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में यूज करके ऐसा सॉल्वेंट लेना है जिसका मोलर पोलराइजेशन आपको पहले से ही पता हो, गिवन हो। अब ये केस था कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट, चाहे वो मैटर की कोई भी फॉर्म हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे जो इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या है, फर्स्ट न्यूमेरिकल इज the capacitance of a capacitor in vacuum is 8.9 into 10 raised to power minus 12 फैरेडे। अब क्या है, इतना फैरेड किसकी यूनिट है, कैपेसिटेंस की। कितनी है हमें गिवन है, ये हमें कैपेसिटेंस दी गई है तो ये हमें एक वैल्यू मिल गई है। व्हेन द कैपेसिटर इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक, अब उस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक है। द कैपेसिटेंस, उस टाइम कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, डाइलेक्ट्रिक की वजह से वो हो गई है 80.1 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। कैलकुलेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जहां पे आ गया, इसका मतलब आपको कौन सा जो फर्स्ट डेफिनेशन आपको बताई थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वो हमें फाइंड करना था। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन R के साथ। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले ये लिखें जो हमें गिवन है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन वैक्यूम। वैक्यूम में गिवन, वैक्यूम क्या मतलब होता है, C0 की वैल्यू क्या है हमने लिख दी। कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक जिसे हम डिनोट करते हैं C के साथ, वो वैल्यू लिख दी। एप्सिलॉन R हमें चाहिए। सो अगर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन वैक्यूम। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू C/C0। अब इसकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए। 10⁻⁻12 विज कैंसिल आउट विद 10⁻⁻12, दोनों पार्ट सेम थी। और उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी लेनी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 9। तो जो 9 है उसके बाद इसकी यूनिट नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि ये तो एक रेशियो है। दूसरी वैल्यू, दूसरा रीजन ये है कि दोनों ही कैपेसिटेंस है, दोनों की यूनिट फैरेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the dipole moment and the bond distance in the hydrogen chloride। अब डाइपोल मोमेंट दिया गया है 3.57 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर।
अब कूलम मीटर यूनिट है, डाइपोल मूवमेंट है, इसका मतलब हमें क्या दिया गया है, म्यू वैल्यू दे दी गई है। बॉन्ड डिस्टेंस, हमें बॉन्ड डिस्टेंस क्या था, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, जिसे हम आर के साथ डिनोट करते हैं, वो हमें दिया गया है 127.5 पिकोमीटर। ये मीटर में है, ये पिकोमीटर में है, इसकी यूनिट तो चेंज करनी पड़ेगी। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब हमें क्यू फाइंड करना है, किसका, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स का। कंपेयर द रिजल्ट, उसके बाद एक अनदर क्वेश्चन, कंपेयर द रिजल्ट विद द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको चार्ज फाइंड करना है, क्यू वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे उसके बाद उसी वैल्यू को कंपेयर करेंगे चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन के साथ। इसका मतलब आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। म्यू वैल्यू गिवन है, लिख दी। आर वैल्यू इंटरएटॉमिक डिस्टेंस 127.5 पिकोमीटर गिवन है, वो वैल्यू लिख दी। लेकिन ये है पिकोमीटर, पिकोमीटर को हम अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 10⁻⁻12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्यू हमें चाहिए, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, लेकिन हमें क्यू फाइंड करना है तो म्यू के नीचे ये आर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो म्यू वैल्यू पुट कीजिए और आर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। अब क्या करोगे, यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करें डायरेक्ट और इन दोनों को पार सेम, ये क्या हो जाएंगी, पार नेगेटिव माइनस हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर नेगेटिव क्योंकि डिवाइड में है, तो -18 आ जाती है पार, और मीटर तो सेम यूनिट है, अब कौन सी यूनिट बची, कूलम। उसके बाद इसको, इसकी पार ठीक करें, मतलब इसका डेसिमल ठीक करेंगे तो 2 यूनिट्स, अब डेसिमल 1 2 डेसिमल आगे गया है 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे इसकी पार चेंज हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब ये तो हमने फाइंड कर लिया चार्ज ऑन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम। अब हमें कंपेयर करना है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के साथ विच हैविंग वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप जो कंपेयर करोगे, वैल्यूज को कंपेयर नहीं करोगे, आप उसकी पार्ट्स को कंपेयर करोगे। 10⁻12 20, दूसरी है 10⁻⁻19, तो कौन सी वैल्यू बड़ी हुई, 10⁻⁻19 की। अब उसके बाद चार्ज जो है, अब अगर कंपेयर करेंगे किसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा, दोनों में से इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि उसकी पावर नेगेटिव में, दोनों की नेगेटिव में है तो 19 वाली बड़ी हुई, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज लार्ज एज कंपेयर टू, ग्रेटर एज कंपेयर टू चार्ज ऑन HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज शो दैट मोलर ओरिएंटेशन और पोलराइजेशन हैज यूनिट मीटर क्यूब मोल इनवर्स। अब हमें कैसे फाइंड करना है कि इसकी यूनिट इतनी है, ये शो करना है हमें। मोलर ओरिएंटेशन की बात करी है तो हमें इसका फॉर्मूला लेना पड़ेगा। फॉर्मूला मतलब उसमें यूज होने वाली टर्म्स, सबसे पहली टर्म थी एवोगैड्रो नंबर जिसकी यूनिट है मोल इनवर्स। उसके बाद है डाइपोल मोमेंट जिसकी यूनिट है कूलम मीटर। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन वैक्यूम जिसका यूनिट है कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। उसके बाद है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसका यूनिट था जूल पर केल्विन। उसके बाद टेम्परेचर जिसका यूनिट था केल्विन। अब हम अप्लाई करेंगे मोलर ओरिएंटेशन पोलराइजेशन का फॉर्मूला, उसमें अप्लाई करेंगे यूनिट्स। अप्लाई करी यूनिट, सबसे पहले जो एवोगैड्रो नंबर है उसकी यूनिट मोल इनवर्स आ गई है। उसके बाद जो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट है उसका स्क्वायर है तो इसमें आ जाएगा कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, उसके बाद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, उसके बाद टेम्परेचर की। अब अगर हम बात करें मोल इनवर्स और कोई नहीं है तो इसे लिख दे एज इट इज मोल इनवर्स। यहाँ पे मीटर की बात करें, कूलम स्क्वायर ये खत्म हो गए, कैंसिल हो गए, तो इसके बाद मीटर स्क्वायर दोनों ही मीटर, लेकिन यहाँ पे पावर जो है नेगेटिव है तो डिवाइड में यहाँ पे ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मीटर की पावर कितनी होगी 4, मीटर की पावर 4 हो गई। उसके बाद न्यूटन जो एज इट इज है, कोई न्यूटन नहीं है उसे एज इट इज लिखा। केल्विन इज कैंसिल आउट विद केल्विन, तो जूल हमारे पास बचा। उसके बाद इससे सारी दोनों पावर्स को ऊपर लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे जूल है, जूल की जो यूनिट होती है किससे बनती है, वो न्यूटन मीटर से। तो वो वैल्यू भी हम यहाँ पे जो न्यूटन मीटर है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूटन भी है मीटर भी है। तो न्यूटन अप्लाई करना, न्यूटन इज कैंसिल आउट विद न्यूटन, यहाँ पावर 4 है तो 1 माइनस करी जाएगी तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी मीटर क्यूब मोल इनवर्स। तो ये हमारे पास यूनिट जो आई हेंस प्रूव्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वो है
कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल एट एन इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन ऑफ 500 पिकोमीटर। अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की बात करी गई, इसका मतलब यहाँ पे आएगी म्यू वैल्यू। म्यू वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है सोडियम क्लोराइड के केस में। जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है, वो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस कितना दिया गया है, आर वैल्यू हमें दी गई है 500 पिकोमीटर। अब अगर हम बात करें, अगर आपने नोट किया हो यहाँ पे सिर्फ आर वैल्यू दी गई है, म्यू फाइंड करने के लिए तो हमें क्यू चाहिए, आर चाहिए, क्यू तो हमारे पास नहीं है। अब सोडियम क्लोराइड का केस है, सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसमें कितना चार्ज है 1 1, तो 1 चार्ज है और कितने, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आएगा चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि हमें एज्यूम करने के लिए कहा गया है कि एज्यूम करें कि जो चार्ज है वो कितना है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, इसलिए हमें इसे एज्यूम कर रहे हैं। तो एज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्यू वैल्यू ले ली और पिकोमीटर में है तो हमने इसे कन्वर्ट करा 10⁻12 मीटर के साथ। फॉर्मूला अप्लाई करें, उसमें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.602 इज मल्टीप्लाई विद 5। क्यों, यहाँ पे जो 5 ये जो पार है ये बन जाएगी -10, ये पार एज इट इज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू हुई 8.010 इंटू बेस सेम पार एट -29 कूलम मीटर। फोर्थ क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इज गिवन, मतलब कि हमें एप्सिलन आर वैल्यू दी गई है एट 293 केल्विन, मतलब हमें टेम्परेचर दिया गया है, डेंसिटी रो वैल्यू दी गई है 1.595 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट मोलर पोलराइजेशन, मोलर पोलराइजेशन की अब बात आ गई है PM। मैंने बोला था कि ये न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे आते हैं, तो वही हम गिवन लिखेंगे। सबसे पहले ER वैल्यू दी गई है, रो वैल्यू दी गई है, अप्लाई करेंगे अगर फॉर्मूला तो ठीक है, ER वैल्यू है दोनों में और रो वैल्यू, लेकिन M वैल्यू नहीं है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास अगर आप काउंट करोगे, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12 और क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपके पास आ जाएगा 0.154 किलोग्राम पर मोल। उसके बाद एप्सिलॉन वैल्यू है, सारी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 1.238, यहाँ पे आ जाएगा 4.238, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करेंगे और ये जो पार है ऊपर लेके जाएंगे और उसके बाद डेसिमल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी है, इफ इट्स मोलर पोलराइजेशन डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर वैल्यू नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है लेकिन फॉर्मूले में नहीं है, क्योंकि अगर इसका ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है देन इट्स वाइब्रेशनल पोलराइजेशन इज नेग्लिजिबल। व्हाट इज इट्स पोलराइजेशन ड्यू टू, तो पोलराइजेशन तो इसकी नेग्लिजिबल है, लेकिन पोलराइजेशन फिर किसकी वजह से है, ये किसकी वजह से है, डिस्टॉर्शन की वजह से। वही हम इसमें पॉइंट लिखेंगे, बिकॉज मोलर पोलराइजेशन ऑफ CCl4 डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, इट इज नॉन पोलर, हमें पता है नॉन पोलर है। डाइपोल मोमेंट एंड ओरिएंटेशन पोलराइजेशन आर 0, बट इट्स because its polarization is also negligible, its molar polarization value is only due to the distortion polarization। ये क्वेश्चन रीजनिंग भी आ सकता है और ये न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, तो आपने इसे समझा। और इसी के साथ आज हमने जो वीडियो की है मैं आपको बता दूं क्या क्या किया है हमने। सबसे पहले हमने मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज जो स्टार्ट करी थी उसमें हमने सबसे पहले देखा कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एग्जाम्पल के साथ, फिर हमने समझा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है क्योंकि न्यूमेरिकल में आने वाला है। और उसके बाद हमने करा मोलर पोलराइजेशन और उसके टाइप्स करी, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूलाज पे बेसिस न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जितने भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। उसके बाद हमने ये सीखा कि जो डाइपोल मोमेंट है उसे कैसे मेजर किया जाए, उसके लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड कौन से हैं, गैसेस के लिए, सॉलिड के लिए, लिक्विड्स के लिए। उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं, अप टू यहाँ पे हमने 5 न्यूमेरिकल्स किए हैं, अलग अलग फॉर्मूला लेकर अप्लाई करके 5 न्यूमेरिकल्स विद रीजनिंग क्वेश्चन किए हैं। और जितने भी आपके बुक में रीजनिंग क्वेश्चन थे या न्यूमेरिकल्स थे आज के टॉपिक के बेसिस पे वो हमने
इसमें डिस्कस किए हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि टाइम कम है, एग्जाम्स आने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी जल्दी से जल्दी विदाउट एनी डिले हम वीडियोस अपलोड कर सकें और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में वीडियोस अपलोड कर सकें। नंबर ऑफ वीडियोस हम इंक्रीज करेंगे और आप देखते रहिए वीडियोस, उसके साथ अपने एग्जाम के लिए प्रेपरेशन करते रहिए। इसके अलावा हमने CHE 01 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लास्ट ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे हमने वीडियो डाल रखी है, वहां पे भी आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें और साथ के साथ ये वीडियोस, इसमें उनके सॉल्यूशंस जो भी हैं वो इन वीडियोस में आपको मिलते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे वीडियोस अपलोड करेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल कोर क्लासेस। थैंक यू।